आजकल आमिर खान जो है वो उनके लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, तो चलो ये टेलीविजन का आमिर खान है। मैंने इतने साल की मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मैं टेलीविजन का आमिर खान बन। राइट। बेसिकली अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं सलमान की भी कि तो इतना ज़्यादा काम आ गया है, जब मेरे रिमोट पे जो है मेरे पास 36,000 ऑप्शन है। इंडस्ट्री में नहीं चलता है इस तरीके से, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। हो सकता है मुझे उसका नुकसान भी हुआ हो। ऐसा क्या बदल गया है जो कि तेरे को पिछले 2 साल में पता चल गया है कि टीवी में ऐसा होता है, जो मुझे पिछले 25 साल में नहीं समझ में। हिमांशु धूलिया जी का ड्राइवर हुआ करता था, क्योंकि भाई ने गाड़ी खरीदी और उसको गाड़ी चलाने से सख्त नफरत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी फिल्म इंडस्ट्री में टीवी या वेब सीरीज या फिर बाकी चीज़ों की बात होती है, तो एक्टर के लिए या किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या काम कैसे मिले, और काम मिलने के बाद फिर काम कैसे चुना जाए, फिर काम से कैसे पहचान बनी जाए। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और साल दर साल चलती रहती हैं। उसको कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे मेंटेन किया जाता है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं एक बहुत ही शानदार एक्टर, राइटर और भी बहुत सारे क्रिएटिव टैलेंट है उसमें। डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, गाने में भी रुचि रखते हैं। मेरे साथ है वरुण बड़ोला। वेलकम टू जॉइन सर। थैंक यू सो मच वरुण जी, मैं आज से बात शुरू करता हूँ आपसे। एज अ राइटर की बात करूँगा। लोग ज़्यादातर आपको एक्टर के रूप में पहचानते हैं, लेकिन जब अपना लिखा हुआ लोग दोहराते हैं, पहले एक्टर, फिर जब आम जनता दोहराने लगती है, फिर वो आज के डिजिटल माध्यम पे भी छाने लगता है और लोगों के दिले दिमाग पे वो रोज़मर्रा की ज़बान में आ जाता है, तो कैसा लगता है? जो मैं बात कर रहा हूँ अपहरण के डायलॉग्स की। नहीं, अच्छा तो लगता ही है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर इंसानी तौर पे आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि ये चीज़ें जो है स्पेशली तब जबकि आप अपने आप को बतौर राइटर जो है वो गिनती में नहीं रखते हैं, और आप महज यारी दोस्ती में जो है एक शो लिखना शुरू करते हैं। वेल, नॉट दैट आई हैव एवर ट्रेन टू बी अ राइटर, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि हिमांशु धूलिया जी का चीफ एडी हुआ करता था, और उनके साथ रह के अगर आप राइटिंग नहीं सीख पाते तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सफ़र तो बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन जहाँ तक लोगों के उसको पसंद करने की बात है अपने लिखे हुए को, तो बहुत एक तरह से कहा जाए तो वो मोमेंटरी होता है। कि आप जो है अपना कोई शो लिख के और उसके बाद पाते हैं कि वो मीम्स बनने शुरू हो गए हैं उसके ऊपर। सो हाँ, लेकिन आई थिंक इट इज़ ऑल वेरी मोमेंटरी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली उन चीज़ों को लेता नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे नेचर का ही पार्ट है। जब मैं एक्टिंग भी करता हूँ, कोई एक शो जो है एयर पे आ गया अगर, सो टेक्निकली वो जैसे ही एयर पे आता है इट्स हिस्ट्री। आप जब तक किसी शो को कर रहे हैं, जब तक उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तब तक एक आपका जो है वो होता है, उसके ऊपर एक तरह से अख्तियार होता है इस बात पे कि भाई कुछ भी ऊपर नीचे अगर होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट वंस यू नो यू थ्रू विद इट, और जब आपको इस बात का भरोसा हो जाए कि आपने अपनी ईमानदारी से अपना काम कर लिया है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल उस चीज़ के बारे में होना मुझे समझ में नहीं आता। पर ये कैसे पॉसिबल है वरुण जी? क्योंकि जहाँ बात आती है मीडिया इंडस्ट्री की, तो ग्लैमर आता है, अट्रैक्शन आता है और एक फैन बेस आता है। आपने शोज़ की एज एन एक्टर, तो वहाँ पे हिट रहे आप, राइटिंग की वहाँ पे भी रहे, लेकिन एक्टर के तौर पे भी काफ़ी आपने हिट सीरियल दी जो टीआरपी में भी ऊपर गए, लोगों के जहन में भी बचे। आपने जो कैरेक्टर किए वो भी रजिस्टर हुए। उसके बाद आप उसको इतना नॉर्मलाइज करके, एकदम हम्बल रह के, एकदम मतलब ऐसा लगता है जैसे उससे बिल्कुल दूर हैं और सहजता से रहते हैं। ये दोनों में विरोधाभास बस है। ये विरोधाभास बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये गुण जो है किसी भी एक्टर में होना ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली यू शुड बी इन लव विद योर क्राफ्ट एंड नॉट द आउटकम ऑफ इट। ओके। आप अगर अपने आप को जो है कि अरे मेरा वो कैरेक्टर, मतलब मैं ऑब्वियसली नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है जो अपने सबसे पहला जो कैरेक्टर किया था आज तक उसी से बाहर नहीं आए। क्योंकि वही एक कैरेक्टर जो है वो चल रहा था, लंबे समय तक चला।
लेकिन परेशानी इस बात की है कि अगर वो कैरेक्टर आपके अंदर से आज तक निकला ही नहीं है तो दूसरा कैरेक्टर को घुसेगा कहाँ से। ओके। ये जो है ना वो एक बहुत ही, अगर इसको मैं सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक वन रूम किचन है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पर कि एक ही इंसान रह सकता है एक बारी में। ओके। आपको किराएदार बदलते रहने पड़ेंगे। अगर किसी एक ने घर कर लिया और उसके बाद वहाँ से बाहर नहीं निकला तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है फिर। ओके। ओके, बहुत अच्छे से समझाया आपने। you need मतलब to- नया कैरेक्टर लाना है तो आपको नया लाना पड़ेगा। पुराने से तो निकलना ही पड़ेगा निकलना ना पड़ेगा। आपको। तो उसमें तो मेरे हिसाब से कोई दो राय ही नहीं है कि अगर आपको जो है लंबे समय तक काम करना है तो एंड दूसरा ये है कि आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको जिस प्रोफेशन में आप हैं उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप चूँकि एक्टर हैं तो कई लोगों को लगता है कि अच्छा बहुत सारे जो है वो गिवन हैं कि मैं लेट आना जो है वो मुझे अलाउड होगा, टैंट्रम थ्रो करना मुझे अलाउड होगा। बहुत छिछोरी बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये द थिंग इज़ कि ये ही वो चीज़ें हैं जो कि आपके क्राफ्ट का पार्ट ही नहीं है। सो एक तो सबसे पहले वो एक डिस्कनेक्ट वो आपको सीखना पड़ता है कि आप किस तरह से पैदा करेंगे ताकि मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन कैरेक्टर जो बहुत हिट हुआ हो और वो कैरेक्टर भी जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी भर की अपनी जो है जान डाल दी हो, लेकिन वो 1 मिलीमीटर भी आगे ना जा पाए क्योंकि शो नहीं चला। तो वही है कि एक इक्वानिमिटी जो है, आप अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें कि बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा दुख जो है वो आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब उद्वेलित ना कर दे आपको, आप जो है अपने आप को मेंटेन कर पाए। आई थिंक एक एक्टर जो होता है जब उसको काम मिलना शुरू होता है तो एक स्टारडम आता है, एक स्टार स्टेटस आता है, और उसको फिर एक्टर होने के साथ साथ एक्टर दिखने की भी ख्वाहिश होती है जो नॉर्मल लाइफ में भी कभी कभी हावी हो जाती है। पर मैं आपको सालों साल से देख रहा हूँ, मैंने स्क्रीन पे भी देखा है, आपको वैसे भी देखा, मुंबई में रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, कभी ना कभी देखा है। आप नॉर्मल लाइफ में एक्टर दिखने जैसी कोशिश नहीं होती है। आप नॉर्मल लाइफ में वरुण वडोला रहते हैं और वैसे आप एक्टर रहते हैं ऑन स्क्रीन। क्योंकि तो ये आपका नेचर है या क्या है? ये नेचर ही होगा, मतलब क्योंकि अगर ये झूठ है तो फिर इतना लंबा झूठ बोलना आसान नहीं है। अब तो ऑलमोस्ट 30 साल होने को आ गए हैं इस इंडस्ट्री में मुझे, और देखिए कि एक्टिंग मेरा काम है, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ये काम, वो एक बात है, लेकिन मैं दिन के 24 घंटे जो है वो अपना इग्निशन ऑन करके नहीं रख सकता क्योंकि इंसान थक जाता है फिर उसमें। हाँ, ये बहुत बार ये बात लोगों ने पॉइंट आउट की है कि यार इंडस्ट्री में नहीं चलता है इस तरीके से, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। हो सकता है मुझे उसका नुकसान भी हुआ हो, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैंने तय किया कि नहीं मैं ऐसा ही रहूँगा तो सभी लोग ये सोचते होंगे, कई लोगों को लगता होगा बेवकूफ़ है यार, मतलब दिखे तो कम से कम एक्टर हो। लेकिन आई थिंक दैट विल बिकम टू मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर मी, सो आई अवॉइड दैट। ओके। ये तो नज़र आता है कि शुरुआत से ही आप क्रिएटिव साइड में थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट था, एंगेजमेंट था, लेकिन जैसे शुरू में आप एडी रहे, कॉस्ट्यूम में रहे, उसके बाद एक्टिंग में भी चले गए, राइटिंग में भी रहे, तो ये आप चूज़ कर रहे थे या प्लान था या इत्तेफाकन होता चला जा रहा था और आप उसमें बहते जा रहे थे? देखिए, जब मैं आया था तो फिर उस समय में तो कोई काम देने वाला था नहीं, और मैंने जब कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो वहाँ पे भी मुझे एज एन असिस्टेंट काम करना था। ओके। क्योंकि 22 साल की उम्र थी, मैं आया था, अपने बहन और जीजा जी के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा था। तो जब आपको कुछ ना आता हो तो फिर सेट पे रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और शुरुआत वहीं से होनी थी। हफ्ता भर पहले इट सो हैपेंड कि हमारी जो कॉस्ट्यूम करने वाली थी मोहतरमा, वो जो है छोड़ गई काम। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो एक ऐसा काम जिसके बारे में मुझे कभी कोई आइडिया ही नहीं था, वो मुझे करना पड़ा। ओके। और इस तरीके से कि मतलब मैं 4 कपड़ों में अपनी लाइफ काट सकता हूँ।
तो जब मैं दूसरों के लिए सोचूंगा तो वो 4 कपड़े ही सोचूंगा, उससे ऊपर तो मैं सोच नहीं सकता। किसी तरीके से वो शेड्यूल निकाला एंड द सेकंड शेड्यूल तक भी मैं था वहाँ पे एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार ये काम ही नहीं है मेरा, मतलब कि ओके लेट्स से दैट आई एम नॉट गुड एट ड्रेसिंग अप पीपल। तो मुझे जो है डायरेक्शन में भेजा गया। डायरेक्शन में मुझे भेजा इसलिए गया था कि अच्छा ये घर का बंदा है, ये ज़रा थोड़ा काम जो है वो तेज़ करवाएगा या कुछ है। तो मैं विभीषण निकला उस मामले में कि मुझे बात समझ में बहुत जल्दी आ गई थी कि अच्छा काम हमेशा तेज़ हो पॉसिबल नहीं है, और आपको जो है इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि यू नो अभी जैसे कोई एक सीक्वेंस है जिस लेट्स से वो डिमांड करता है कि आपके पूरे 2 दिन का शूट जाए उस पर, तो आप उसको कितना भी तेज़ करने की कोशिश करें वो उसके कुछ एक घंटे कम हो सकते हैं, उसका पूरा एक दिन कम नहीं हो पाएगा। तो एंड फ्रैंकली मैं तो कोई बहुत अच्छा असिस्टेंट था भी नहीं जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। मुझे लगा ये फालतू का एक ये सिरदर्दी मेरे सर पे आ गई है। और जब तक मैं मतलब एडी का काम कर रहा हूँ तब तक एक्टिंग के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, हाँ, टाइम ही नहीं मिलेगा उसमें। टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ भी। तो एक बहुत बेहतरीन एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ था जबकि मैंने हाँ लिखना शुरू अभी किया ही था। मैं तिशु भाई के साथ यदा कदा 1-2 सीन इधर उधर लिख लिया करता था एंड फाइनली एक नया दौर नाम का जो शो था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुछ 25 एपिसोड के बाद जो है वो जो नॉवल हम लोग फॉलो कर रहे थे उसमें भी कहानी एक जंप लेती है। ओके। तो उसमें जो है तिशु भाई ने बोला कि अब स्क्रीन प्ले मैं करूँगा, डायलॉग्स तू करेगा। अच्छा। तो उनको तब तक इतना भरोसा हो गया था कि स्क्रीन प्ले मैं कर दूंगा तो डायलॉग्स में आई जस्ट कीप एन ओवरव्यू, लिख तो लेगा ही। और पहला शेड्यूल लिखने के बाद पहले ये दूसरे तीसरे शेड्यूल की बात है, फिल्म बना रहे थे मणिरत्नम दिल से, जिसके की डायलॉग्स तिशु भाई ने लिखे थे। तो एक दिन मैं पहुंचा उनके यहाँ पे तो बोलता है भाई मैं जा रहा हूँ कल, क्या करेंगे? बैठ के लिखते हैं। अब अगले दिन उनको जाना था, हम लोग एडिटिंग स्टूडियो में मिले थे जब उसने बताया कि मैं कल जा रहा हूँ। एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ था अगले शेड्यूल का। एंड वहाँ पे उनके घर पे गए कि चलो कुछ काम हो जाएगा। तो काम ये हुआ कि मैंने बैठ के पैकिंग कराई भाई की और वो एयरपोर्ट के लिए निकला। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड स्पीकिंग टू हिज वाइफ तुलिका। तो उसने बोला कि तो तुम लिख रहे हो ना इस बार? हाँ। मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ मतलब क्या है यार? कोई या तो बता देते, बुला लेते किसी को। मुझे नहीं लगा था कि मैं लिख पाऊंगा। तो और उस समय भी क्या 22-23 साल की उम्र थी मेरी। तो तुलिका ने बोला कि नहीं, वो मेरी बात हुई तिशु से कि अगला शेड्यूल कौन देखेगा। तो उसने बोला कि वरुण लिख लेगा। तो वो पहला मोमेंट था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि किसी और को मेरे ऊपर मुझसे ज़्यादा भरोसा है। एंड द वे शी पुट इट वाज क्वाइट एन आई ओपनर कि मतलब इस तरह का भरोसा किसी को आपके ऊपर हो। तो मैंने बैठ के एपिसोड लिखने शुरू किए। 4 की जगह पे वो 5 बने कुल मिला के। कुछ एक उसमें चीज़ें थी जो भाई ने बोला भाई ऐसा क्यों कर दिया तुमने? मैं ड्रामा वामा सब डालने की कोशिश में। अच्छा। ये चीज़ जो है बिल्कुल कड़क बननी चाहिए। उसके बाद डायलॉग्स तो फिर आगे जो सब्सिक्वेंट उसके शेड्यूल्स थे उसमें तिशु भाई वापस आ ही गया था। तो हमने उसी चीज़ को थोड़ा बिल्डअप दिया। मेरी लिखाई के चक्कर में कुछ एक एक्टर को और काम मिल गया क्योंकि मैंने जो नए कैरेक्टर्स जो इंट्रोड्यूस कर दिए थे वो आगे चलकर बहुत काम आए। ओके। तो वो पहला ब्रश था राइटिंग के साथ। सो या कुल मिलाकर मैं मतलब, लेकिन उसके बाद फिर मैंने राइटिंग की नहीं। वो बीच में कभी कोशिश एक आशा में सीन्स नहीं पहुंचे तो वो लिख दिए। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में तो ऑफिशियली मैं बीच में लिख रहा था। फिर एक चाबी है पड़ोस में जो है उसके पहले 20 एपिसोड रीराइट किए मैंने सारे के सारे। तो थोड़ा बहुत वो चलता रहा एक्टिंग के साथ साथ। ओके। तो मतलब ये हुआ है, अगर इसको मैं एक लाइन में कहूँ कि
पहले आपके अंदर जो एबिलिटी थी उस पर किसी ने ट्रस्ट किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एबिलिटी और निखर के आ गई। और कोई तरीका भी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आप मतलब जब आपको जो है सिर्फ एक ही काम आता हो, गधा मजदूरी, वहां से तो शुरू करो। सी आई वाज एंड उसी दिन उस कॉन्वर्जेशन के बाद से आई बिकेम अ ब्रिलियंट असिस्टेंट आल्सो। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग में। हाँ, क्योंकि उसके बाद मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं यार, अगर कोई इतना भरोसा कर रहा है मतलब कुछ तो उसने देखा होगा। तो मैं मतलब अगर कभी ऑल नाइट शूट हो तो एक दो बार ऐसा तक हुआ है कि कुछ एक असिस्टेंट मतलब सब स्लो डाउन तो कर ही जाते हैं, मैं अकेले शूट भी संभाल सकता था पूरा का पूरा। हर एक चीज़ पे नज़र रहेगी और ये सब कुछ, क्योंकि वो एंथुजियाज्म जो है ना वो इंटरेस्ट से ही आता है। जिस दिन आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। तो मतलब आपको जो है कैमरा को हाइट देने के लिए ट्रंक चाहिए, अब वो स्पॉट बॉय को कोई जाके बोलेगा, वो लेकर आएगा, तब तक भाग के जाके लेकर आ जाओ। तो एक्चुअली इस तरह की चीज़ें आप करो ना तो हमेशा नज़र में रहते हो कि नहीं यार बंदे में हाँ काम कर रहा है, बात तो है। और प्लस साथ में लिखने लिखने का काम तो था ही था। सो मुझे वो एक परेशानी आज तक होती है, मैं घर पे भी हूँ या काम पे हूँ तो मैं किसी को बोलूँ कि यार ये कर दो, उससे बेहतर है कि उठो और खुद करके आ जाओ। तो चीज़ें थोड़ा आसान भी हो जाती है, अपने हिसाब से हो जाती है। तो जब फिर आपने टीवी में एज एन एक्टर काम करना शुरू किया तो ये सब चीज़ों का क्या वो प्रभाव था कि एक्टिंग एकदम से आपकी एकदम क्लिक कर गई और वो करेक्टर क्लिक कर गए? क्या इन चीज़ों का भी प्रभाव था जो ये आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया? इन चीज़ों का प्रभाव रहा तो होगा, क्योंकि जब मैं असिस्टेंट बना था तो उस समय मेरे पास एक और काम था ड्राइवरी का। तो मैं तिग्मांशु धूलिया जी का ड्राइवर हुआ करता था, क्योंकि भाई ने गाड़ी खरीदी और उसको गाड़ी चलाने से सख्त नफरत। अच्छा। सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए घर पहुंचो, गाड़ी निकालो, फिर पैकअप के बाद गाड़ी लेके वापस आओ। और उस समय तक ये था कि मैं हमेशा भाई के घर के आसपास ही अपना जो है किराए पे लेता था घर, ताकि रोज़ लिखने जाना है या कुछ करना है तो ये सारे के सारे काम इजी हो जाए। फिर क्रिकेट खेलने का शौक हम सभी को था, तो मैं सुबह जाता था, हम लोग अपना काम करते थे, थोड़ा बहुत घर के अंदर क्रिकेट खेलते थे और शाम को जो है एक और उनका मित्र आ जाता था और फिर हम लोग पार्किंग लॉट पे जाके क्रिकेट खेलते थे। और सब कुछ कर करा के फिर आओ अपना बैठो, ओवर अ फ्यू ड्रिंक्स, एक्टिंग के बारे में बात हो रही है, सब कुछ। तो ये जो रोज़ जिस एक्टर का आना जाना था उस एक्टर का नाम था इरफान खान। ओह। तो जब आपके पास इरफान भाई और मैं, हम दोनों 7 जनवरी की पैदाइश है, तो एक समय में जन्मदिन भी साथ मन रहे हैं, सब कुछ इतना मिलना जुलना रोज़ का था, सुबह क्रिकेट खेलने के लिए कलीना जाना और ये सब कुछ। लेकिन ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि उस कंपनी में रह के जो है ना, मतलब 4 बातें तो अगर वो कर रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 तो घुसेगी दिमाग के अंदर। तो कैरेक्टर को किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए और वो जो नुआंसेस जो होते हैं वो सीखने के लिए मिले। बाकी असिस्ट करते हुए उस समय पे जैसे लाइटिंग करने के लिए जो है ना असिस्टेंट्स खड़े होते थे, ट्रॉली शॉट होगा तो आप वॉक करके दिखाएंगे। उस सब में हुआ ये कि जब मैं पहले दिन के शूट पे पहुंचा तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि लाइट कैसे ली जाती है, कहाँ अपनी लाइट को बचाना होता है। तो किसी भी डायरेक्टर को कभी भी ना मुझे ये नहीं बोलना पड़ा कि यार लाइट तो ले ले। मतलब प्रैक्टिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग तो हो चुकी थी। हाँ, मतलब जहाँ तक मार्क्स पकड़ना और ये सब कुछ किस तरीके से मतलब आपको अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है वॉक किस तरह से रिहर्स करनी होती है, ये सब कुछ, तो उन सब चीज़ों में मैं ऑलरेडी पक्का हो के गया था। तो हाँ, वो फ़ायदा तो डेफिनेटली बहुत हुआ उधर से। ओके। नॉर्मली ये समझा जाता है, कहा भी जाता है और काफ़ी हद तक ये है भी कि जब टीवी के शोज बनते हैं तो वो ज़्यादातर जो होती हैं वो महिलाएं ही चलाती हैं। बिल्कुल, है ना, क्योंकि देखने वाले भी महिलाएं हैं, सो कॉल्ड ऑडियंस वो है। ऐसे में जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ होता नहीं है करने के लिए, लेकिन उस बीच में जाके अपनी जगह बनाना
है ना, खास तौर से ऑडियंस के बीच में, और वो भी ऐसा बनाना कि यार उनको याद रहे सालों साल तक। तो वो अप्रोच कहाँ से लाया आप? वो लानी नहीं होती है अप्रोच, वो या तो आपके अंदर होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि भैया ये, मैं कोशिश एक आशा से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहला शो जिसमें मुझे बताया गया था कि बहुत लोगों को उन्होंने ऑडिशन किया, और कई एक्टर्स ऐसे थे जो करने को भी तैयार नहीं थे, बिकॉज उनको आप दोष भी नहीं दे सकते। हर एक को ये लगता है कि यार एक इमेज अगर मेरी है, मेन लीड जो है वो हाथ से निकल जाएंगे सारे के सारे अगर आपने एक मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर कर दिया, बिकॉज उस समय तक भी टाइप कास्ट होना जो है वो माना जाता था इंडस्ट्री में काफ़ी। तो मुझे ये लगा कि यार देखो, एक अपॉर्चुनिटी तो है, वो तो है ही है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चैलेंज है, और अगर आप भाग गए ना तो बाकी किसी को ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको हमेशा इस बात का पता होगा कि आप भाग गए। ओके। तो भगौड़ा बनने से बेहतर है कि यू टेक अप द चैलेंज। और पहले 3-4 एपिसोड्स करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यार ये फॉर्मेट तो वैसे ही रहने वाला है कि एक ये लड़का है, ये अपनी बीवी को परेशान किए चले जा रहा है, और वो किस तरीके से परिस्थितियों से लड़ रही है। तो हाँ, एक बेसिक फॉर्मेट अगर आप मतलब सतही तौर पे देखें तो यही है। पर बतौर एक्टर आपका जो है यही काम होता है कि आप फिर उस सतह को ज़रा थोड़ा साफ करें, उसको थोड़ा कुरेदें, और ये पता करें कि नहीं, ये कैरेक्टर मेकिंग जो है वो उसका एक ये बेसिक है कि अगर वो मेंटली चैलेंज्ड है भी, पर चैलेंज्ड ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि दिमाग बिल्कुल जीरो है, कुछ तो सोचता होगा। अगर वो परेशान कर भी रहा है अपनी पत्नी को, तो कुछ तो सोच के कर रहा होगा। तो आप उसका अगर इमोशनल कोशेंट जो है वो हाई रखें, तो कोई कारण नहीं है कि आप जो है उस कैरेक्टर को एक शेप ना दे पाए। राइट, ये बहुत बड़ी बात। भाई अगर मैं जो हूँ रोज बीच रात में अपनी पत्नी को उठा देता हूँ, तो वो इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा है, या फिर उसका कोई कारण होगा। तो वो कारण आपको अपने लिए बनाने पड़ते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ में आई कि इस कैरेक्टर को जो है एक बॉडी देनी बहुत ज़रूरी है, इस कैरेक्टर को एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पिताजी ने एक चीज़ जो है वो काफ़ी एपिसोड जा चुके थे, उसके बाद उन्होंने पॉइंट आउट की कि यार शो तो चल रहा है तुम्हारा, वो सब ठीक है, पर ये जो लड़का है इसका अपना खुद का भी तो एक दिमाग होगा ना। जब ये लोगों को देखता है कि मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसका भी तो कोई रिएक्शन होगा इस चीज को लेके। तो मैंने कहा बात तो सही है यार, क्योंकि हमने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। मजे लूटने के जितने भी मतलब इंसिडेंट्स वो मतलब सीन्स हैं, वो सब बहुत मज़ेदार हो रहे हैं, इम्प्रोवाइज करके अच्छा थोड़ा ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बट ग्रेविटी जो है उस कैरेक्टर की वो अभी तक नज़र नहीं आ रही थी। तो अनुराग बासु डायरेक्टर थे, मैंने बोला उसको, जाके मैंने बोला कि यार पापा ने ये चीज़ पॉइंट आउट की है, मुझे लगता है बहुत वैलिड है। बोलते नहीं यार है तो। मैंने कहा तो एक किसी सीन में ना इसको हमें मतलब सोच समझ के यार प्लांट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी तक याद है, हम लोग बालाजी हाउस में वो सीन शूट कर रहे थे, और उस दिन सुर जो है वो हिला हुआ था बिल्कुल। तो एक टेक हुआ, बुरा टेक हुआ, दूसरा टेक हुआ, मेरा मानना है कि वो पहले वाले से भी ज़्यादा बुरा था। तीसरा टेक हुआ, तो तीसरे टेक में उसने बोला ओके, और गए मॉनिटर पे। अब ये वीकली जब बनते थे तो आपके पास ये एक टाइम लीव होता था, लिबर्टी होता था। देखा तो मैंने बोला यार अनु एक और, बोला ठीक है वन मोर, चलो सब सेटअप दोबारा लगा। तो लाइफ में पहली बार जो मतलब कुछ एक चीज़ें ना आपके कान में पड़ती हैं, आपको लगता नहीं कि लाइफ में कभी भी मतलब इनको प्रैक्टिकली आप इस्तेमाल करेंगे।
उसी में से एक ये लाइन थी कि व्हेन यू आर इन डाउट देन गो कम्प्लीटली ऑल आउट, व्हेन यू आर डाउट गो कंप्लीटली आउट, व्हेन यू आर इन डाउट गो ऑल आउट। ऑल आउट। उसी का एक और दूसरा हल्का सा साइडवेज तर्जुमा है कि व्हेन इन डाउट शाउट, ओके। कि जब कुछ ना समझ में आ रहा हो ना सीन में चिल्ला दो, हाँ। एनर्जी आ जाएगी सब कुछ, और फिर बहुत बाद में लोग सोचेंगे कि ये ठीक था या नहीं वो बात था, उस समय के लिए निकल जाएगा। हाँ। अमूमन मैंने खुद ये देखा है कि ऑलमोस्ट 90-95% उसमें मौकों पे ये चल भी जाता चल भी जाता है, चल भी जाता है। है। लेकिन वो उसके बहुत व्हेन इन डाउट गो ऑल आउट से अलग है। शाउट एंड ऑल आउट में फर्क है। फर्क है। तो मुझे लगा यार ये वही ट्राई करना, क्योंकि मैं खुद भी जो है अभी अपने आप को बतौर एक्टर जो है आई वाज स्टिल डिस्कवरिंग माई सेल्फ। सो उसी फिलॉसफी पे मैंने नेक्स्ट शॉट किया अपना। तो संध्या मृदुल सामने बैठी हुई थी, ओएस था, संध्या ने रोना शुरू कर दिया, बोलती यार ये तो बड़ा सही था यार, मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा चलो हो गया काम। मतलब इतने में आई रिमेम्बर दैट वाज द 43rd एपिसोड। तो बड़े यार दोस्त उस समय जो थे ना, कि आपने भी नया नया काम शुरू किया, अपनी उम्र के कई सारे लोगों से दोस्तियां थी, तो वो रोज़ आके अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे कि यार आज मैंने शॉट दिया, मेकअप वाला आके बोलता है सर कमाल सर, स्पॉट वाला वो आके बोल रहा है किसी को कि अरे सर, मतलब मैंने कहा यार मैं ही इतना निरा वाहियात एक्टर हूँ, मुझे साला इतना मुश्किल कैरेक्टर कर रहा हूँ, कभी कोई आके बोलता कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा कि मतलब सर कमाल कर दिया या ये हो गया वो हो गया। द बेस्ट पार्ट इज कि उस दिन भी किसी ने नहीं बोला आके कि सर क्या बात है, कमाल है। तो देन एक चीज़ जो मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीखी वो ये कि मेरे अच्छे या बुरे काम का सबसे पहला जज मैं खुद हूँ। अगर किसी दूसरे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों पे विश्वास करना या भरोसा करना बिल्कुल छोड़ दो, बात वो नहीं है, बट एक्टिंग के मायार या फिर एक जो बेंचमार्क है वो हो सकता है किसी दूसरे इंसान के कंपैरेटिवली कम हो, अलग हो, जो कुछ भी है। सो एक बेंचमार्क आपको जो है अपना क्रिएट करना है यहाँ पे, और अपना काम उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अगर कोई उसके नीचे आपको सेटल करने के लिए बोल रहा है तो सुनना ही नहीं। राइट। मुझे उसको यहाँ लेके जाना है, हो सकता है किसी और की नज़र में वो जो है इतना कम हो, लेकिन हमारे लिए ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि नहीं यार, कि अगर मेरी इतनी इस समय वो है एबिलिटी है, तो मैं अपनी एबिलिटी पे तो बिल्कुल वो कर रहा हूँ, ब्रेम कर रहा हूँ पूरी तरह से। सो वो एक और चीज़ थी कि जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक करते रहो उस चीज़ को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन वो एक बहुत ज़रूरी है कि आपका मतलब वो समझ रहे आपके पास, या किसी भी चीज़ पे आप सेटिस्फाइड हो जाए। वो नाउ दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी इजीली एक्सप्लेन्ड, बट ये वो चीज़ें हैं जो कि हर कलाकार को, हर एक्टर को जो है ना, ये सेल्फ डिस्कवर करनी पड़ती है कि अच्छा मेरे लिए ये सही है या ये नहीं। जब मैं देखता था ये देश में निकला होगा चांद, या जब मैं उस टाइम पे टीवी देखता था, तो आपके बारे में जो भी छपता था और आज तक वो चीज़ें हैं कि दो टाइटल आपके साथ जुड़े रहते हैं, और दोनों टाइटल बहुत अलग हैं। एक आता है देवानंद जी का नाम, है ना, जो स्टाइलाइज थे एकदम, उनकी एक्टिंग का ग्राफ बिल्कुल अलग था, और दूसरा आता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट का। ये दोनों टाइटल आपके साथ कैसे जुड़ गए? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्योंकि मैं देव साहब जितना स्टाइलाइज भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ स्टाइलाइज एक्चुअली। अगर आप देखें तो जितना भी रोमांस मैंने टीवी पे किया है वो बहुत संभले हुए जोन में ही रहता है, और परफेक्शनिस्ट वाला ये मेरी देन नहीं है, ये किसी ने जो है सोच के लिखा होगा कि अच्छा, एक तो ये था ना कि अच्छा इसको किससे कंपेयर करें। हाँ हाँ। तो आजकल आमिर खान जो है वो उनके लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, तो चलो ये टेलीविजन का आमिर खान है। हाँ। नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट आमिर खान, लेकिन दिस कंपैरिजन आई थिंक इज
इट्स अ वेरी स्टूपिड कंपैरिजन टू मेक, क्योंकि हम लोग जिन टाइम फ्रेम्स में काम कर रहे होते हैं, जिस प्रेशर में हम लोग काम कर रहे होते हैं टेलीविज़न में, उसमें उस तरह की परफेक्शन के लिए वक्त होता नहीं है आपके पास। और इनफैक्ट टीवी जो है ना, वो एक चीज़ ज़रूर करता है कि आपको जैसे जो एक पॉइंट है जहाँ तक आपको सीन को लेके जाना है, वो हो सकता है फिल्म में जो है ना आपको थोड़ा वक्त लगे वहाँ तक पहुँचने में। टेलीविज़न आपको जल्दी सोचने के लिए इतना मजबूर कर देता है, आपको अलग अलग ऑप्शंस इतने जल्दी आपको जो है सोचने और एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, दैट वहाँ पे बहुत हेल्प करता है टीवी। आपको फास्ट कर देता है। हाँ, ऑन योर टोज टीवी आपको बहुत फास्ट कर देता है। तो वो एक चीज़ मैं मानूंगा कि हाँ, टेलीविज़न की देन है पूरी तरीके से। एंड फ्रैंकली ये देवानंद वाला, ये तो मुझे बाद में पता चला, आमिर खान और मिस्टर परफेक्शनिस्ट पहले पता चल गया था। और अब लोग उठा के ना वो कि सो ही कहीं पे आपके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है, एंड ही इज कॉल्ड द मिस्टर परफेक्शनिस्ट एंड आमिर खान ऑफ टेन। फ्रैंकली आई डोंट टेक वेरी वेल टू दीज कंपैरिजंस, क्योंकि मैंने इतने साल की मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मैं टेलीविजन का आमिर खान बन। राइट। I personally feel that there is a lot more to me than just that. ओके। जब काम की ख्वाहिश होती है, जैसे आप एक्टर बनना चाहते हो, तो होता है कि काम मिले, फिर जब काम मिलने लगता है तो बहुत काम मिलने लगता है, और तब आप जब काम ज़्यादा आने लगता है तो आपके अंदर ठहराव ज़्यादा आ जाता है। ये भी एक विरोधाभास मैंने देखा है आपके काम के पूरे करियर ग्राफ में, कि आप बीच बीच में एक ब्रेक, एक स्पेस लेते रहते हैं, और जबकि जब ज़्यादा हम काम पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि मिल रहा होता है। आपने कितनी बार ऐसा देखा है मेरे पूरे करियर में कि मैंने 2 शोज एक साथ किए? 2 शोज, क्योंकि हमेशा जिक्र एक ही शो का आया है और एक ही शो देखा है। जब कोशिश कर रहा था, तो कोशिश जब खत्म होने पे आया, तो देश में निकला होगा चांद शुरू हुआ। देश चल रहा था, बीच में मैंने देश छोड़ा, उस समय पे अस्तित्व मेरे पास आ गया था। लेकिन अस्तित्व जो है वो मेरे ख्याल से शुरू हुआ था कब, 2003 में। तो 2003 में अस्तित्व शुरू हुआ, एंड देश में निकला होगा चांद शायद 2004 में ख़त्म हुआ था, जो कि मैं थोड़े समय के लिए बीच में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लगा चलो ठीक है यार, बहन की शादी वादी थी तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। बट अदरवाइज आई हैव नॉट डन 2 shows एट अ टाइम एवर, क्योंकि फिर वो ख़त्म हुआ, अस्तित्व चलता रहा। अस्तित्व ख़त्म होने के बाद, हाँ, अस्तित्व के समय में एक समय ऐसा था लास्ट में कि रब्बा इश्क ना होए, अस्तित्व और नच बलिए, वो तीनों एक साथ चल रहे थे। तो वो 7-8 महीने ऐसे थे जहाँ पे कि मैंने अब 2-3 घंटे सोकर काम किया है। शायद वही कारण था कि मैं वो ब्लैंक आउट हो गया था 9th एपिसोड में, बिकॉज आई वाज टू ओवरवर्क्ड। मतलब फिजिकली तो मैं फिर भी खींच लेता, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो बंद भी हुआ तो एग्जैक्ट शो के चलते पे। तो लेकिन मैंने उसके अलावा कभी जो है अपने ऊपर वो एक तरीके से प्रेशर लिया ही नहीं कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरे पास 2 shows या 3 shows एक साथ हो। और एक शो ख़त्म होने के बाद अमूमन 6 महीने 1 साल का ब्रेक आ ही जाता है, कभी कभी 2-2 साल का ब्रेक होता है। लेकिन मैंने लाइफ अपनी कभी इतना रायता मैंने फैलाया ही नहीं है कि अच्छा वो साल की 2 आपको जो है फॉरेन हॉलीडेज़ भी लेनी है, कम से कम महीने में 2 बार तो आप किसी 5 स्टार में खाना खाने भी जाएंगे। मेरी मतलब शौक़ हैं, बड़े महंगे शौक़ हैं, लेकिन वो खर्चे जो है वो कुछ बहुत सालों में एक बार ही करने पड़ते हैं। तो मतलब गाड़ी में एक लेता हूँ, वो 17-18 साल चलाता हूँ, वो हर 3 साल में मुझे नहीं बदलनी होती। अब जाके मैंने 17-18 साल के बाद अपनी गाड़ी बदली है। सो अल्टीमेटली आई फील कि अल्टीमेटली आपका जो काम है वही आपको बिजनेस में रखेगा। राइट। कि बाकी के खर्चे अवॉइडेबल है। राइट।
जो शुरुआती हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो दो दोस्तों का जिक्र चला आपका, तिमांशु जी का और इरफान भाई का। नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं है। वो दोस्त अगर मैं कहूँगा तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तिग्मांशु धूलिया और इरफान खान जो है वो मतलब एटलीस्ट इंडस्ट्री में तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक्टिंग और राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में जो कुछ जानता हूँ, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। सो मतलब आप जब दोस्ती की बात करते हैं तो आप एक लेवल पे होते हैं। मैं आसपास भी नहीं हूँ इस चीज़ का, मतलब उनके साथ बैठ के सीखना और ये सब कुछ करना, जस्ट बिकॉज यू गॉट टू breathe the same air and you got to spend time with them. Well, I will never ever show the audacity to call myself a friend of theirs. वो बहुत ज़्यादा बड़े उस पे हैं लेवल पे। मैं असिस्टेंट था यार उनका, करते करते चीफ एडी तक पहुंचा, वो अलग बात है। बट तिशु भाई और इरफान भाई मतलब एट बेस्ट दे कैन बी कॉल्ड द बिग ब्रदर्स, जिनकी छत्रछाया में मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन दोस्त तो मतलब इंटीमेसी जो है वो बड़े भाई के साथ भी होती है, बट राइट, टू बी अ फ्रेंड दैट्स टू ह्यूज अ वर्ड। आई डोंट थिंक आई विल क्वालिफाई एज अ फ्रेंड। राइट। इरफान जी से जुड़ा एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप शुरुआती दौर से उनके साथ रहे और जब वो धीरे धीरे फिल्मों वाला ग्राफ चढ़ रहे थे, एज एन एक्टर तो इस्टेब्लिश थे ही, वो पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन फिल्मों में आके उन्होंने जो अपनी एक स्पेस बनाई, एक जगह बनाई और फिर अकेले एक जगह जाके अपना पूरा वर्चस्व खड़ा कर दिया और एक्टिंग का एक नाम होने लगे वो, कि भाई वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक नाम है। और फिर एक ज़िंदगी में उन्होंने वो सब कर दिया जो बड़े बड़े एक्टर बड़ी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाते हैं। वो जो आखिरी दौर था, बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए एक्टर, और जो उनका डेडिकेशन था टुवर्ड्स अ वर्क, उस टाइम पे आपके कभी मेल मिलाप हुए? और उस टाइम पे वो क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रांगनेस थी, उनकी टफनेस थी जिससे वो कर रहे थे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उस समय पे मेल मिलाप नहीं रहा मेरा उनके साथ, क्योंकि हासिल और चरस करने के बाद सी द मोमेंट ही स्टार्टेड गोइंग इंटरनेशनल, तो उसके बाद उतनी ज़्यादा मुलाकात होती नहीं थी कभी। जैसे मैच कोई चल रहा है उसमें मिल गए, तिशु भाई के ऑफिस में मुलाकात हो गई, बट वो होता ही होता है, यू नो, वंस लाइफ टेक्स ओवर। तो उसके बाद अब जैसे तिशु भाई के साथ तो मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार मैं कब मिला था, पर वो होता है क्योंकि आप अपने शोज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो या कुछ चल रहा है, तो आप जो है किस तरीके से वो मतलब मेल मिलाप रखोगे। एक विरोधाभास है जिसके बारे में आपसे बहुत ज़रूरी है जानना आपसे, क्योंकि आप बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। टीवी का जब भी जिक्र आता है तो ये ज़रूर आता है कि टीवी ऐसा है, टीवी वैसा है, चाहे वो टीवी में काम करने वाले हों, टीवी को देखने वाले भी हों, देखते भी हैं और बुरा भी बोलते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि टीवी के चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो एक्टर हों, जिसने भी जब चाहा, तो आज वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या OTT प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टीवी से ही निकल के वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को। तो ऐसा जो विरोध समझा जाता है कई बार कि यार वो टीवी तो ऐसे ही है, उसको आप कैसे देखते हो? ये विरोधाभास नहीं है, ये कमजरफी है। कमजरफी है। हाँ हाँ, और हम टीवी करने वालों की भी है और उन लोगों की भी है। जैसे आज तक मुझे खुल के लोग बोलते हैं मैं हो तो टीवी के ही एक्टर ना। हाँ। तो आप कोई फिल्म वाला लेकर आ जाइए। अगर आप ये जो है देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ एक एक्टरों को छोड़ के जो फिल्म में काम कर रहे हैं, ऐसे कितने एक्टर हैं जिनके नाम की पिक्चरें बिक जाती हैं। वहां पे भी आप यही दुहाई दे रहे होते हैं ना कि सर इसके नाम पे मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आता नहीं है। तो फिर कौन सा मतलब सी स्टारडम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। राइट। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें साथ में जो है एक साथ एक शरीर के अंदर जिंदा नहीं रह सकती। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे हुए हैं हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े स्टार थे। मतलब आप दिलीप साहब, देवानंद साहब की अगर बात कर रहे हैं, बच्चन साहब की आप बात कर रहे हैं, हमारे जितने खान हैं सब कुछ, मतलब उनमें से कुछ एक परफॉर्मेंसेस तो हर एक की ऐसी हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। बट ये वो लोग थे जिनके नाम पे लोग टिकट खरीद के जाते थे सिनेमा देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे जिनके नाम पे टिकट नहीं बिकती थी।
लेकिन वो एक्टर्स बहुत अच्छे थे। अब क्या है ना कि तो इतना ज़्यादा काम आ गया है, जब मेरे रिमोट पे जो है मेरे पास 36,000 ऑप्शन है, मेरे फ़ोन पे जो है मैं 36,000 ऑप्शन लेके घूम रहा हूँ। तो पहले तो डू आई इवन फील द नीड टू गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच मूवी। अ सर्टेन एक्टर? अब क्या है कि पहले लोग जो है कुछ एक्टरों को देखने के लिए जाते थे, अब वो ग्रैंडर देखने के लिए जाते हैं। सो द ग्रैंडियोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट रियली डिसाइड्स कि जिसको कि अपने स्कॉर्सेसी साहब थीम पार्क फिल्म्स बोलते हैं कि कुछ एक फिल्में ऐसी हैं जो कि आप टीवी पे देखेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, उसके लिए आपको चाहिए पूरा वो तामझाम। लेकिन जहाँ तक ये टीवी इस तरह से होता है उस तरह से होता है वाली बात है, उसमें मेरा मानना ये है कि आप जितनी इज्जत आप एक मीडियम को देंगे, आपका मीडियम भी आपको उतनी ही इज्जत देगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप ये सोच के ही चलते हैं कि यार टीवी तो ऐसे ही होता है, तो फिर करो, फिर वैसे ही होगा टीवी। वैसे ही होगा, आपके लिए वैसे ही होगा। आप टीवी का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो भाई? आप अगर जो है इसको एक स्टेपिंग स्टोन मानते हो आगे के काम के लिए, अब जब मैं असिस्ट कर रहा था तिशु भाई को, तो क्या वो फिल्में बना रहा था? टीवी कर रहा था ना भाई। इरफान भाई उस समय टीवी कर रहा था, अभी बोलो नहीं तब का टीवी अलग था। तो फिर तो ये ऐसा भी था वैसा भी था, तो आपको ऐसे ही करना है, इसलिए आप जो है 36 बहाने बना रहे हो ना। बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स आज की डेट में, आप अनुराग बासु क्या कर रहा था? टीवी। वो टीवी नहीं कर रहा था क्या? वो भी टीवी। यू नो अनुराग कश्यप से लेके ये सारे के सारे, इम्तियाज अली ने भी टीवी, इम्तियाज अली ने टीवी किया। राइट। वो सारे के सारे टीवी कर रहे थे बिकॉज फॉर देम इट वाज स्टिल फिल्म मेकिंग, एक माध्यम था आगे की जर्नी के लिए। Right. बतौर एक्टर भी आपका यही काम होना चाहिए भैया कि मैं अगर ये कर रहा हूँ टीवी, तो कोई अगर ये बोले कि नहीं नहीं टीवी करने का एक तरीका होता है, तो भाई घर बैठो, ढंग से किसी चीज को करने का एक तरीका होता है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, हम ढंग से कोई चीज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टीवी विभत्स है तो हम उसको और विभत्स बना दें। मेरे साथ बहुत बार ये ऑडिशंस में हुआ, ऐसा थोड़ा लाउड करिए ना, टीवी में लाउड चलता है। मैंने कहा यार ये अब तू मुझे तो मत बता कि टीवी में लाउड चलता है या नहीं चलता। मतलब मे बी योर पेरेंट्स डिडंट कंसीव यू जिस समय पे, उस समय से हम लोग कर कर यहाँ तक पहुंचे। ऐसा क्या बदल गया है जो कि तेरे को पिछले 2 साल में पता चल गया कि टीवी में ऐसा होता है, जो मुझे पिछले 25 साल में नहीं समझ में आया। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि हर चीज का टेम्पलेट बना देते हैं कि ऐसा चलता है। हाँ, और सबको लगता है मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। टेलीविजन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो मैंने खुद पर्सनली देखी है, सीखने से गुरेज है लोगों को। हम लोग पढ़ते तो वैसे ही नहीं है, हम पढ़ना वढ़ना तो पता नहीं, ये आदतें तो बहुत पहले स्वर्ग से धार गई थी। हमें सीखने से भी गुरेज है कि मतलब, क्योंकि मैं एक शो पिछले 1 साल से कर रहा हूँ जिसके लिए कि मैं दिन में 12 से 14 घंटे कभी कभी काम करता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा। अल्टीमेटली बात वही है कि आप अपने आप को जितना सीरियसली लोगे ना इन सब चीज़ों में, कि ये मैं कर रहा हूँ यार, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट थिंग्स, करो इस काम को, अपने लिए तुमने क्या सीखा उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जब अगला प्रोजेक्ट आपने शुरू किया हो ना, तो आप जिंदगी में एक सीढ़ी ऊपर होने चाहिए, 2 सीढ़ी नीचे नहीं। अब जो दौर बदल रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, OTT आ गए हैं, ऐसे में जो आपका आर्टिस्टिक एक मन है या जो क्रिएटिव फॉर्म है, वो और क्या क्या डिस्कवर करने वाला है? क्योंकि अब ऑडियंस डायरेक्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। पता नहीं, इतना तो मैंने कभी लाइफ में प्लान नहीं किया। बट जो काम आ रहा है, जो अच्छा लगता है वो मैं कर लेता हूँ, चाहे वो लिखने का हो या फिर एक्टिंग का हो। अच्छा का मापदंड क्या है आपका? जिसको करने में मजा आए। जिसको करने मजा आए, तो वो अच्छा का मापदंड कुछ नहीं होता, जो अच्छा होता है ना वो पता चल जाता है। अच्छा, इंट्यूशन हो जाता है। हाँ, कि जैसे लास्ट ईयर एक शो रिलीज हुआ था, मैंने स्क्रिप्ट उसकी सुनी, बहुत डार्क थी और पंजाबी में शो करना था, और मुझे पता नहीं क्यों लगा यार ये जो है ना
मज़ा तो आएगा करने में। इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट शो ऑफ लास्ट ईयर। वो डार्क था, चाहे कुछ था, कोरा नाम का। कोरा। तो वो पता तो चलता है, जैसे तो मैं और सिद्धार्थ सेन गुप्ता सारे के सारे एज स्टॉर्म के शोज़ जो है जो बनते हैं, तो हम दो लोग तो हैं जो मतलब कंपलसरी ब्लाइंड है एक दूसरे की। अपहरण बना था तो उसने स्क्रीन प्ले लिखा था, मतलब स्टोरी वगैरह के लेवल पे, और बहुत सारे लोग थे, एक राइटर्स रूम है, पर स्क्रीन प्ले तो वही करता है। अनदेखी का भी स्क्रीन प्ले उसने किया, डायलॉग्स मैंने किए, ये काली काली आंखें दोनों सीजन। तो उसी ऑफिस में एक और ऑफिस है। अब मैं 2019 की बात है, जा रहा हूँ मैं ऐसी किसी ना किसी काम से तो जा ही रहूँगा ऑफिस में। तो नीचे प्रोड्यूसर मिली, बोलती है मेरा शो करेगा। मैंने कहा मना क्या करना है यार, यहाँ पे बैठ के मैं मतलब लॉबी में बोलूँ ना, बिल्कुल नहीं करूँगा तुम्हारा शो, क्यों करूँ मैं। तो वो बातें चलती रहीं। एक उसने पहले स्टोरी सुनाई कि ऐसा होगा और ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर। मैंने बोला यार frankly it is not making sense to me। तो कुछ और अगर देख लो, सोच रहे हो तो, वरना ये तो चीज़ नहीं यार, पता नहीं, मतलब एक वो होता ना कि क्लिक कर जाए। 4-5 महीने बाद फिर से फ़ोन आया, अच्छा अब ना कहानी ये है कि एक बाप है, एक बेटी है, वाइफ मर चुकी है, एंड किराए पे एक जो है औरत आती है रहने के लिए, और शो जो है ना वो बाप बेटी, जिसमें कि बेटी जो है वो बेसिकली अपने फादर के लिए वाइफ ढूंढ रही है, ये कहानी। मैंने कहा अब ये इसमें एक जो है ना एक आत्मीयता है। तो दैट टर्न्ड आउट टू बी मेरे डैड की दुल्हन। तो उसके पहले हफ्ते के अंदर, उस समय तो बच्चू जो है बिल्कुल नई थी, इनफैक्ट इट वाज हर फर्स्ट शो, अंजलि तथरानी। उसके साथ पूरा का पूरा मतलब एक रैपो क्रिएट करना है सब कुछ। सो आई टोल्ड हर इन द वेरी फर्स्ट वीक कि सुन बेटा, अगर एक्टिंग करनी है और जेन्युइनली एक्टिंग करनी है तो बाकी सब भूल जा। 3 महीने जो है ना सिर्फ लग के जस्ट ईट ड्रिंक ब्रीद दिस कैरेक्टर, उसके बाद यू विल बी ऑन योर वे एनी हाउ। मतलब तब तक जो है ना चीज़ें सेट हो जाएंगी। तू लाइफ में जितना भी काम करेगी ना, पीपल विल ऑलवेज कम बैक एंड टेल यू दैट दिस वाज द शो व्हिच मूव्ड देम। मेरा अभी भी मानना है कि बाप बेटी की रिलेशनशिप के ऊपर जो है उससे बेहतर शो कोई बना नहीं है टेलीविजन पे, और बनेगा भी तो वो रैपो जो है बेंचमार्क रहेगा वो। हाँ, वो क्रिएट करने के लिए मेहनत जाएगी काफ़ी, क्योंकि हमें पता है हमारी कितनी मेहनत गई है उसमें। तो ये है कि मतलब अल्टीमेटली आप अभी भी जिस कैरेक्टर को कर रहे हो, जो आपके हाथ में है, और आपको कहीं ना कहीं इंटरनली अगर एक आवाज़ आई कि हाँ ये वर्क करेगा, पिक इट अप। ऐसा नहीं, कई बार तो मैंने ऐसे भी काम लिए कि यार बिल्कुल पैसे नहीं है तो चलो 2-3 महीने अगर चल जाए, और फिर ऊपर वाले से दुआ मांगोगी यार 3 महीने से ऊपर मत चलाना बस। तो एक बार हुआ था कुछ, मेरी दुआएं भी काम नहीं आई और वो शो जो है लंबा चल गया। पर अमूमन ऐसा नहीं होता, मतलब मेरी जजमेंट इतनी बुरी नहीं होती कि जितने दिन चाहिए उतने दिन ही होते। हाँ, जब अगर मुझे लगे कि ना 3 महीने से ऊपर नहीं, हाँ, तो वो 3 महीने चलता है शो। बट हाँ, जैसा मैंने बोला, एक शो था जो बहुत ही लंबा चला, पसंद आने के बावजूद। ओके, तो वो भी बता दीजिए कौन सा शो। बिल्कुल नहीं। ये तो मालूम है कि बीइंग ए एक्टर आपको इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी इतना कन्विक्शन के साथ कैसे कर लिया कि लोगों को पसंद आया और लंबा चल गया। क्योंकि एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी, हाँ, बेसिकली अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं सलमान की भी सलमान की। बट ऑन अ सीरियस नोट, द थिंग इज कि इफ यू हैव कमिटेड टू अ शो, देन फिर आपको पसंद आना बंद हो जाए। देखिए, अच्छा शो डिप कर रहा हो तो आप हल्ला मचा सकते हैं कि भाई यार ये क्या रायता फैला रहे हो तुम। बट तुमने शो शुरू किया और वो एक पैटर्न में शुरुआत से ही चल रहा है, तो तुम्हें समझ में आता है कि चलो यार रॉन्ग डिसीजन, बट देन
यू कांट ऑप्ट आउट। और सबसे बड़ी परेशानी तब होती है कि देखिए आप एक पर्टिकुलर एनर्जी लेकर जाते हैं सेट पे, एक एंथुसियाज्म होता है नए शो में या फिर पूरे चलते हुए शो में भी। आप एक पर्टिकुलर लेवल की मेहनत करने को तैयार हो इस किसी भी शो के लिए। राइट। परेशानी तब होती है जब आपको ये समझ में आता है कि नहीं, अब ये बाकी सारे के सारे मेहनत करने को तैयार नहीं है, अब उनके लिए चीज़ चल गई ना तो अब चला लो। तो भाई मतलब मुझे तो फिर या तो ये बोलो कि अच्छा कि अब जितने भी भागा दौड़ी वाले सीन है मैं बैठ के ही कर लूंगा, क्योंकि चल ही रही है ना चीज़। अरे बहुत ऑपरेटिव हो गया मतलब। तो सीन तो बैठ के भी चल जाएगा, उसके लिए भागने की क्या जरूरत है। अगर यही एटीट्यूड है कि अरे यार कोई बात नहीं है, सीन जो है नहीं भी हुआ, अच्छा खराब लिखा हुआ है तो क्या हुआ, कर लो सर, कर लो, चल रही। तो बस ये नहीं चलेगा। खराब लिखा हुआ है मतलब मैं ऐसी सिचुएशन भी देखी कि अरे वो राइटर 5 शोज लिख रहा है क्योंकि तो वक्त नहीं है, तो उसके असिस्टेंट्स लिख रहे हैं, तो फिर ये आ रहा है। तो मत करो ना 5 शो यार, मतलब सीधी सादी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन तो है नहीं। मतलब आई अंडरस्टैंड कि अच्छा एज एन एक्टर आपका पर डे शायद एक राइटर जितना कमाता है एक शो से उससे कहीं ज़्यादा होता होगा। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल दैट। अरे लेकिन कम से कम एक बेसिक ईमानदारी तो रखो, बिकॉज उसी मतलब इस क्या नेग्लिजेंस के चलते अगर शो बंद हो गया तो फिर वो भी जाएगा। हाँ वो भी जाएगा, बहुतों का बहुत सारा नुकसान होता है। प्लस आपने एक अगर काम लिया है तो उसको करो ईमानदारी से। तो इन सब जगहों पे तो बहुत मेजर परेशानी होती है, मैं काफ़ी फंसता हूँ इस सब चीज़ों में। ओके, एक और बस आपसे पूछूंगा कि जिमी शेरगिल, जिनको पहले समझा जाता था कि वो एक चॉकलेटी बॉय हैं, रोमांटिक हैं, और जब हासिल आई तो उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था, और उसके बाद वही जोन में उनको देखने को मिला आगे भी। डेडिकेशन के नंबर जितने जिमी कमाता है ना, वो कहने की हद नहीं है। ऐसा? हाँ हाँ। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने इतने सालों में जिमी के साथ नोटिस की है, अब तो यार कितने साल हो गए हम लोगों को एक दूसरे को जानते हुए, 20 साल से ऊपर हो गए। ये आप भी अगर जिमी के करियर को देखेंगे तो नोटिस करेंगे दैट चॉकलेटी बॉय से शुरू किया था, प्रॉबली एज अ चॉकलेट बॉय जो है, ही डिड नॉट सक्सीड मच। राइट। लेकिन व्हेन ही ग्रू अप, और जब थोड़े हल्के से कहना चाहिए कि मैच्योर रोल करने शुरू किए जिमी ने, वो जो एक मैच्योरिटी जो थी ना, वो जिमी की पर्सनालिटी पे ज़्यादा बेहतर लगी। सो जिमी का करियर जो है, अगर ये मेरा पर्सनली मानना है कि जब वो एक फ्लिप किया जिमी ने, मेरे ख्याल से ये साहिब बीबी और गैंगस्टर जब आई थी, राइट राइट, तो उससे पहले किया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो पहली बार थी जब जिमी जो है वो किसी एक मैच्योर्ड कैरेक्टर में नजर आया। एंड आई रियलाइज कि नहीं बस ये सी ही वाज ऑलवेज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, खूबसूरत लड़का है, लेकिन उस मैच्योरिटी के साथ जब वो फिर एक एज के साथ आपके चेहरे पे जो है ना, मतलब कैरेक्टर आता है एक तरह का, तो मुझे ऐसा लगा कि जिमी, तब मुझे ये लगता था कि नहीं, he'll do much better as a grown up man, at least अगर कंपेयर किया जाए उस चॉकलेट बॉय में। राइट राइट, आई थिंक I've been proven right in that. इंसान बहुत बेहतरीन है। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत मतलब इन डेप्थ नॉलेज मिली, बहुत मज़ा आया, और हर पहलू को जिसको हमने छुआ, आपने बहुत सहजता से, बहुत अच्छे से उन सबको एक्सप्लोर किया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ थे वरुण वडोला। आपने पूरे अगर पॉडकास्ट को अच्छे से देखा होगा ना, तो एक एक चीज़ आपके लिए इतने बड़े लर्निंग लेसन के लिए है। अगर आप इस फील्ड को समझना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, तो आपके लिए सारे ना एक तरह से एक एक चैप्टर हैं वो। तो इन चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में ज़रूर मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है।
इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।